हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन खुसरो। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम व्यक्ति नसीरुद्दीन खुसरो था। इसने गद्दी पर बैठने के बाद पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। यह खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का प्रधानमंत्री था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हौज खास, इसे हम हौज रानी के नाम से भी जानते हैं। सिरी नामक किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी नामक किला का निर्माण मंगोल आक्रमण की रक्षा हेतु दिल्ली में करवाकर इसे अपनी राजधानी बनवाया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में रखा था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद का निर्माण कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दिल्ली सल्तनतों के 8 सुल्तानों के शासनकाल का साक्षी रहा है? तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है दिल्ली सल्तनतों के 8 सुल्तानों के शासनकाल का साक्षी रहा है। अमीर खुसरो ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसे संरक्षण दिया था। इसने तुगलकानामा, खज़ाई नुल फतूह एवं तारीख़े दिल्ली नामक पुस्तक की रचना की थी। तो किसने? अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक के 37 वर्षीय लंबे शासनकाल में सिर्फ एक महानुभाव ने राजद्रोह किया था। तो वह कौन थे? तो वह थे शमसुद्दीन दमघानी। कौन थे? शमसुद्दीन दमघानी। फिरोज शाह तुगलक के 37 वर्षीय लंबे शासनकाल के सिर्फ एक महानुभाव ने राजद्रोह किया था। वह था शमसुद्दीन दमघानी। फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में जाजनगर अर्थात उड़ीसा पर आक्रमण कर जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। उस समय उड़ीसा का शासक भानुदेव तृतीय था। फिरोज शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण कर ज्वालामुखी के मंदिर को पूर्णतः अर्थात पूरी तरह नष्ट कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण का विभाग स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने एवं गरीब मुस्लिम लड़कियों को शादी कराने के उद्देश्य से दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। इसने दासों की देखभाल हेतु दीवाने बंदगाह नामक विभाग की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते समय मारा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में चौगान नामक खेल खेलते समय
घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चौगान खेल को आधुनिक समय में हम पोलो खेल के नाम से भी जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल का साक्षी रहा है? तो इसका उत्तर है केवल 3, अर्थात केवल अमीर खुसरो ही है जो 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल का साक्षी रहा है। यह पहला विद्वान था जिसने अपनी लेखनी में सर्वप्रथम हिंदी एवं उर्दू का प्रयोग किया था। इसे तूतीय हिंद अर्थात भारत के तोता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने किया था, तो क्या क्या किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात कूट 1, 3 और 4 सही है। तो आइए चलते हैं कूट 1, 3 और 4 को पढ़ते हैं। कूट 1 में दिया गया है, उसने आवश्यक वस्तुओं के दाम घटाए और उन सामानों के लिए एक अलग बाजार स्थापित किया। वहीं दूसरा कार्य था उनका विभिन्न प्रकार की भू उपहार जैसी इनाम, वक्फ आदि समाप्त किए। और तीसरा, राज के युद्ध के लूट के माल के हिस्से को 80% से घटाकर 20% कर दिया। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने आवश्यक वस्तुओं का दाम घटाए और उन सामानों के लिए एक अलग बाजार स्थापित किया था। उसने विभिन्न अर्थात अलग अलग प्रकार की भूमि उपहार जैसी इनाम, वक्फ आदि को छीनकर उसे खालसा अर्थात सरकारी भूमि में परिवर्तित कर दिया था। राज के युद्ध के लूट के माल के हिस्से को 80% से घटाकर 20% कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी खम्स कर स्वयं 4/5 भाग लेता था, सेना में 1/5 भाग बांटता था। खम्स कर वह कर था लूट के सामान में राज एवं सेना का हिस्सा। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आप लोगों को और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो आइए चलते हैं इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है ऑप्शन सी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक की रचना किया था। यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अल बरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किया था। यह महमूद गजनवी के सेना के साथ भारत आया था। इसामी ने फतूह उस सलातीन नामक पुस्तक की रचना किया था। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा नामक पुस्तक की रचना किया था। इसने अलावे तारीख़ दिल्ली एवं लैला मजनू नामक पुस्तक की रचना किया। मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासरी नामक पुस्तक की रचना किया था। इल्तुतमिश ने इसे अपने दरबार में संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आया था? तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगवर्णी का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था। मंगोल नेता चंगेज खां 1221 ईस्वी में भारत की सीमाओं तक आया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभुता संपन्न सुल्तान था। इसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने वारंगल पर सफलतापूर्वक शासन किया था? तो किस राजवंश ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात
कैकेतिया राजवंश, मुसनुरी नायक राजवंश और रिचार्ला बेलामास राजवंश। तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी। काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया था। मलिक काफूर ने इसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था। अब अगला प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। यह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। गयासुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। नसीरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। वह बलबन के सहयोग से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर का निर्माण प्रारंभ करने वाला इनमें से कौन सा तोमर शासक था? तो इसका उत्तर है अनंग पाल। दिल्ली शहर का निर्माण प्रारंभ करने वाला अनंग पाल तोमर शासक था। अब अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ने भगोरी ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन की खोज में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में? तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खान ने भगोरी ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन की खोज में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था। ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगवर्णी ने अला उल मुल्क नामक राजकुमार इल्तुतमिश के पास भेजा था। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगवर्णी को संरक्षण नहीं दिया था। 1221 ईस्वी में मंगोल नेता चंगेज खान का खतरा दिल्ली सल्तनत पर मंडराने लगा था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस मिलिट्री कमांडर ने डकैती लूट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत के मिलिट्री कमांडर मलिक काफूर ने डकैती लूट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लिखने वालों के ऐतिहासिक कार्यों का नाम तारीख़े फिरोज शाही था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात जियाउद्दीन बर्नी और शम्स-ए-सिराज अफीक। दिल्ली सल्तनत के जियाउद्दीन बर्नी ने शम्स-ए-सिराज अफीक दो इतिहास लिखने वालों के ऐतिहासिक कार्यों का नाम तारीख़-ए-फिरोज शाही था। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए-सिराज अफीक को फिरोज शाह तुगलक ने अपने दरबार में संरक्षण दिया था। दोनों ने तारीख़-ए-फिरोज शाही नाम से पुस्तक की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का चलाया था। बर्नी के अनुसार यह तांबे का था, फरिश्ते के अनुसार यह पीतल का था, सतीश चंद के अनुसार यह कांसे का था। यही मान्य है। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकार एल फिस्टन ने पगला बादशाह कहकर संबोधित किया था। अब अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था।
आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नामक नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक था। सिकंदर लोदी को इतिहास में हम गुलरुखी के नाम से भी जानते हैं। इसने माप का एक पैमाना चलाया था जिसका नाम था गजे सिकंदर। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले चंगेज खां का आक्रमण हुआ, उसके बाद तैमूर का आक्रमण, फिर नादिर शाह का आक्रमण और लास्ट में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। चंगेज खां ने 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में मध्य एशिया के राजकुमार मंगवर्णी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आ गया था। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर मुगल वंश के शासक मोहम्मद शाह की सेना को कारनाल के युद्ध में पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसमें मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो किसने दिया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नदीम के पद पर रहा था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसे कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। बर्नी ने तारीखे फिरोज शाही एवं फतवा ए जहांदारी जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन ने ऐसा करना चाहता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए उसने सिकंदर शानी एवं सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की, लेकिन उसके मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर विश्व विजेता बनने एवं नए धर्म चलाने के विचार को समाप्त कर लिया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका उत्तर है रामचंद्र देव जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। दक्षिण भारत के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की नीति सिर्फ धन प्राप्त करने की थी। दक्षिण भारत के विजय का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को रायन की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 1, 2, 3 और 4 ये चारों जो हैं सत्य हैं। अर्थात खोखरों को परास्त कर गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने जीते हुए परदेशों को ऐबक को प्रतिनिधि नियुक्त किया था। वहीं दूसरा में बताया गया है कि औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को
गद्दी पर बैठा था। तीसरा में बताया गया है ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए थे। और चौथा में बताया गया है राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सत्य है कि खोखरों को परास्त कर गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने जीते हुए प्रदेशों को ऐबक को प्रतिनिधि नियुक्त किया था। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा था। ऐबक ने अपने नाम के कई सिक्के जारी किए थे। राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता के से मुक्त नहीं था। अगला प्रश्न है वह कौन सा कारण था जिससे मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा अर्थात तांबे की मुद्रा प्रचलन में असफल रही? तो इसका उत्तर है राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का न होना। राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का न होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में असफल रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी किया गया सांकेतिक सिक्का बरनी के अनुसार तांबे, फरिश्ते के अनुसार पीतल एवं सतीश चंद के अनुसार कांसे का था और यही माना जाता है। अब अगला प्रश्न है सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष जिसके पास सैनिकों की भर्ती, रसद पूर्ति, अस्त्र शस्त्र पूर्ति तथा सेना के संचालन की जिम्मेदारी थी वह कहलाता था। क्या कहलाता था? तो इसका उत्तर है आरिज मुमालिक। क्या कहलाता था? आरिज ए मुमालिक। सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष जिसके पास सैनिकों की भर्ती, रसद पूर्ति, अस्त्र शस्त्र पूर्ति तथा सेना के संचालन की जिम्मेदारी थी वह कहलाता था आरिजे मुमालिक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक नसीरुद्दीन मुल्क था। नसीरुद्दीन आरिजे मुमालिक के पद पर था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। अब अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है? तो किसने कहा है? तो इसका उत्तर है मार्शल ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा को इतिहासकार मार्शल ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है। पर्सी ब्राउन ने अलाई दरवाजा के विषय में कहा है कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अलाई दरवाजा का निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 से 11 में आरंभ कराया था। यह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। अब अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो क्या था? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए उसका स्त्री होना। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण था उसका स्त्री होना तथा तुर्क सरदारों का असंतुष्ट होना। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था? तो तबले का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने सितार एवं तबला जैसे वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात भारत के तोता के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो की रचनाओं में शामिल किया जा सकता है खजाई नुल फतू,
आशिका, तुगलकनामा एवं तारीखें दिल्ली इत्यादि। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थापित की थी क्योंकि वह चाहता था, वह क्या चाहता था? तो इसका उत्तर है मंगोल आक्रमणों से बचना। मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तित के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। देवगिरी का दिल्ली सल्तनत के मध्य स्थित होना, मंगोल आक्रमणकारियों के भय से सुरक्षित रहना, दक्षिण भारत की संपन्नता एवं वह दक्षिण भारत को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाना आदि था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। मंगोल नेता चंगेज खान 1221 ईस्वी में मध्य एशिया के राजकुमार मंगवर्णी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आ गया था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका उत्तर है रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जो गद्दी पर बैठी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। कहा जाता है कि रजिया का याकूब के साथ प्रेम था। रजिया ने याकूब को अमीर अखूर के पद पर नियुक्त किया था। रजिया ने भटिंडा के सूबेदार अल तुनिया के साथ शादी की थी। अब अगला प्रश्न है, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो इसका उत्तर है बलबन का। अमीर खुसरो ने अपनी साहित्यिक जीवन की शुरुआत बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी उसे संरक्षण दिया गया था तथा उसे अपना राजकवि बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाया था जिसका उद्देश्य किसी भी वस्तु के मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना तथा कम खर्च पर विशाल सेना रखना था। अब अगला प्रश्न है, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है खिज्र खान। सैयद राजवंश का संस्थापक खिज्र खान था। खिज्र खान तैमूर लंग के उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन का संचालन करता था। खिज्र खान सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करके रैयत-ए-आला की उपाधि धारण किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। शेष प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।